समझ में आ गया बात आपको ये वाला? तो क्यों नहीं लगेगा करंट, मुझे बताओ? क्योंकि सारा का सारा आवेश कहाँ रहेगा? बाह्य पृष्ठ पर। अंदर तो आवेश जाने नहीं है, तो फिर किसी प्रकार की झटके का अनुभव नहीं होगा। तीसरा प्रश्न क्या है? ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों से हमेशा एक जंजीर जुड़ी होती है। पता है, जैसे एक ट्रक जा रहा है, उस ट्रक में कोई विस्फोटक भरा है, क्या भरा है? ठीक है, तो उसके साथ एक जंजीर, मोटी सी जंजीर जुड़ी रहती है, वो जमीन में टच होती हुई जाती है। क्लियर हो गया बात सभी को? तो क्वेश्चन क्या है कि ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों के साथ एक जंजीर जुड़ी होती है जो कहाँ जाती है? जमीन को छूती रहती है। क्यों? तो ऐसा क्यों होता होगा? अब ट्रक चल रहा है, तो ट्रक के चलने से, घर्षण से, वायु का भी तो घर्षण होता है, नहीं होता है? एयर फ्रिक्शन, वायु का भी घर्षण होगा, है ना? टायर का भी घर्षण हो रहा है तमाम। तो इस कारण से ट्रक की बॉडी क्या हो जाएगी? आवेशित। अब ट्रक की बॉडी में आवेश संचित होता रहेगा। अब अगर किसी प्रकार से आवेश में क्या हो गई? स्पार्किंग हो सकती है। आवेश आएगा तो आवेश से आवेश बढ़ेगा तो क्या करेगा वो? तो अगर उसमें स्पार्किंग हुई और उसमें विस्फोटक पदार्थ भरा है तो क्या होगा? आग लग जाएगी। अब उसके साथ एक जंजीर जुड़ी है, तो जैसे ही उसकी बॉडी पर आवेश आएगा, वो जंजीर से होते हुए कहाँ चला जाएगा? जमीन में, अर्थ में चला जाएगा। तो उसकी बॉडी हमेशा कैसी बनी रहेगी? निरावेशित। कैसी बनी रहेगी? और फिर विस्फोट का या आग लगने का खतरा। इसलिए विस्फोटक ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले वाहनों के साथ हमेशा क्या रहती है? जंजीर जुड़ी रहती है, जो कहाँ छूती जाती है? जमीन को। क्या सबको क्लियर हो गया? चौथा प्रश्न है। अब आते हैं पांचवें प्रश्न पर। बिल्कुल यही मौसम चल रहा है। क्या लिखा है पांचवें प्रश्न में? यदि बिजली गिरने वाली हो, इसकी जगह तड़क शब्द भी आ सकता है, तड़क, और आप कार में जा रहे हो, है ना, तो क्या करना चाहिए बचाव के लिए? तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, मतलब अक्सर कैसी गलती करते हैं, कार में से उतरे और पेड़ के नीचे खड़े हो गए। होता है ऐसा? तो अपन को ऐसा नहीं करना है। कार में से बाहर नहीं निकलना है, बल्कि कार के खिड़की दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लेना है। इससे क्या होगा? अगर बिजली कार पर गिरी तो कार की बॉडी होती है विद्युत की सुचालक। तो अभी इस प्रश्न में मैंने आपको क्या बताया कि आवेश कहाँ रहता है? आवेश पृष्ठ पर रहेगा, पृष्ठ से कहाँ चला जाएगा? जमीन में, क्योंकि कार भीग चुकी है, कंडक्टर हो गया, जमीन में चला जाएगा, तो आप उससे बच जाओगे। तो कार में से निकलना नहीं है, क्या करना है? कार के खिड़की और दरवाजे, समझ गया ना? तो खिड़की, कांच भी अच्छी तरह बंद है तो साउंड भी नहीं आपको उतना सुनाई देगा, है ना? और ऊपर से पूरा का पूरा आवेश कहाँ रहेगा? बाहर। तो बाहर से होते हुआ कहाँ चला जाएगा? जमीन में, तो आप बच जाओगे। तो अगर ये 5 प्रश्नों में से कोई आपको आता है तो आप उत्तर दे पाओगे? दे पाओगे इसमें? ये हमारे पास ये 5 प्रश्न इस चैप्टर से संबंधित थे, ठीक है ना? इसमें से कोई भी प्रश्न आपको अगर परीक्षा में आ जाए तो आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है? थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए हम ये कुछ रिक्त स्थानों पर बात कर लेते हैं, ठीक है? अब मैं ये कुछ आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, और ऐसे ही सत्य ब्लैंक्स और मल्टी चॉइस क्वेश्चन, है ना, 4 ऑप्शन वाले, मैं आप लोगों को ग्रुप में डालूंगा, तो आप उनको स्टडी कर लेना। समझ आएगी ना बात? इनको तो हम यही देख रहे हैं ताकि कुछ हमारी बात हो जाए और वीडियो से संदेश पहुंच जाए आप लोगों तक कि इनको करना है। क्योंकि स्कूल एग्जाम के लिए आपको पता है 40% आपको ऐसे क्वेश्चन आने हैं ऑब्जेक्टिव, तो अगर आपको क्लियर रहेंगे तो बढ़िया है, ठीक है ना? तो जैसे एक प्रश्न आपको आया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इससे पता चलेगा आपने कितने अच्छे से अध्याय को पढ़ा है, ठीक? पहला प्रश्न है, एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसमें खाली स्थान आवेश होगा। तो हाँ, उसने ये तो बोला नहीं है कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये तो बोला नहीं है। तो वो पूछ रहा है कि आवेश की प्रकृति बताओ, पॉजिटिव होगा या, तो कौन सा आवेश होगा? तो पहले वाले में क्या भरना है हमारे लिए? तो उसमें धन आवेश होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसमें क्या होगा?
और इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो क्या होगा? क्लियर हो गया। दूसरा है आवेशित गोलीय खोल, कल पढ़ा था। आवेशित गोलीय खोल के खाली स्थान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। खाली स्थान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो कहाँ होता है? तो उसने पूछा किस बिंदु पर? अंदर स्थित बिंदु पर। कहां पर? अंदर स्थित बिंदु पर। कोई भी बिंदु अंदर है। कहां पर है? अंदर, इनसाइड द स्फीयर। मतलब गोलीय खोल के जो स्फेरिकल सेल है उसके कहा होना चाहिए? क्योंकि अंदर आवेश होती नहीं है, कल हमने पढ़ा था। तो अंदर स्थित है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? वहां पर शून्य होगा, तो इस खाली स्थान में आएगा। अगला है मूल आवेश का मान खाली स्थान कूलाम होता है। तो मूल आवेश किसको बोलते हैं? अगर आपने सारे वीडियो ध्यान से देखे हो तो पहले वीडियो में बताया था पार्ट 1 में, इलेक्ट्रॉनिक आवेश को ही मूल आवेश बोलते हैं, या एक प्रोटॉन के आवेश को ही मूल आवेश, चाहे इलेक्ट्रॉन का हो चाहे प्रोटॉन का, बोथ आर सेम। ये बात कहां पर आई है अपन की? पहली वीडियो में ये सारा का सारा डिटेल है उसमें। तो पर यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1.6 10⁻⁻19 और कूलम तो यहाँ लिखा है, ठीक है ना। तो मूल आवेश का मान इतना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। विद्युत क्षेत्र का मात्रक। अब देखो मजे की बात, उसने ये नहीं पूछा कौन सा मात्रक। आप CGS बोल दो चाहे SI बोल दो, बोथ आर सेम। अगर वो लिखता है SI मात्रक तो, नहीं तो दोनों उत्तर सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ? न्यूटन पर कूलम ये होता है, या फिर डायन पर स्थिर कूलम, ठीक है। तो ये आंसर भी सही है वो, क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि कौन सा चाहिए, ये नहीं बोला उसने, बस इतना बोला है विद्युत क्षेत्र का मात्रक खाली स्थान होता है। अगला है किसी वैद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है? वैद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश। वैद्युत द्विध्रुव क्या कहलाता था? जब दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं तो इसको बोलते थे वैद्युत द्विध्रुव। इसके भी आपने पहली वीडियो में इसके प्रकार भी आए हैं, ध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत आए ना उसमें। तो इस पर नेट आवेश, तो नेट आवेश निकालने के लिए आवेशों का मूल गुण, उसमें आपने पढ़ा था आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी। तो उसने लिखा है अपन ने कि नेट आवेश का मान सभी आवेशों के योगफल के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। तो इनका टोटल करो तो -q और +q, तो टोटल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो अगर आपसे पूछा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है तो क्या भरना है? 0 या 0 होता है। नेट आवेश कितना होता है? 0। नेट आवेश की बात हो रही, याद रखना। नेट निकालने के लिए सबको बीजगणितीय जोड़ निकालना पड़ेगा। किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव खाली स्थान होता है। विलगित मतलब आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब जिसका किसी और से इलेक्ट्रिक कनेक्शन ना हो। तो ये लाइन कहां पर आई है? अब आप याद करो आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। उसमें अपन ने क्या पढ़ा है? किसी विलगित या पृथक्कृत, क्या पढ़ा अपन ने उसमें? किसी विलगित या पृथक्कृत, विलगित मतलब आइसोलेटेड निकाय का आवेश सदैव कैसा रहता है? संरक्षित। कैसा होता है? या नियत भी भर सकते हैं, संरक्षित होता है या कैसा होता है? नियत होता, ठीक है ना। नियत होगा या संरक्षित होगा, ठीक। अगला, एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं खाली स्थान होती हैं। आपको जब अपन ने वैद्युत द्विध्रुव के डेरिवेशन किए हैं तो एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं अपन ने समांतर बनाई हैं। कैसी बनाई थी? ऐसी बनाई थी। तो अपन बोलेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं समांतर व समदूरस्थ होती हैं। कैसी होती हैं? क्या भरोगे इसमें, जल्दी बताओ। समांतर व समदूरस्थ, माने एक दूसरे से बराबर दूरी पर, समांतर व समदूरस्थ है। कई बार ये बात बोली है वीडियोज में कि एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं। अगला है वायु का परावर्तितांक खाली स्थान होता है।
तो अपन को वायु का परावर्तितांक कितना होता है, अप्रोक्स 1.00005 के आसपास होगा। तो आपको क्या लिखना है, 1 लिख देना है। तो वायु का परावर्तितांक कितना होता है, 1। कितना होता है, याद रहेगा। आपसे पूछा धातु का परावर्तितांक अनंत होता है। कितना होता है, अनंत, अनंत होता है। धातुओं का परावर्तितांक अनंत होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, इनके छोटे छोटे क्वेश्चन बना करके नहीं लिखे जाते ना, मैंने आपको लिखा है। अब ये कहां पर आएगी, तो जो अपन पढ़ते हैं ना थ्योरी, जैसे आपने वीडियो देखा, तो वीडियो में बहुत सारी थ्योरी क्या हुई, बोली गई है। बहुत सारी थ्योरी क्या हुई है। तो जो थ्योरी हम बोलते हैं, जो अपन पढ़ते हैं आपस में डिस्कस करके, उसमें से ये बनते हैं। समझ आएगी ना बात। या तो पूरी बुक का चैप्टर रीड करो तो उसके अंदर मिलेंगे, या फिर आप वीडियोज को ध्यान से सुनो कि बोल क्या रहा हूं। तो बोलते बोलते जो थ्योरी आती है फिजिक्स की, उस थ्योरी में से ही आपको ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। इन्हीं के मल्टी चॉइस बनेंगे, इसी के ट्रू फॉल्स बनेंगे, इसी के आपको ब्लैंक्स बनेंगे, फिल द ब्लैंक्स वाले। तो एक छोटा सा ट्रेलर था, क्योंकि हमारा पहला अध्याय खत्म हुआ अभी, ठीक है ना। अब आपकी पढ़ाई एक प्रकार से अब शायद रोलिंग पर आ गई होगी। तो अब पहले अध्याय में कितना कितना हर अध्याय पढ़ना है ना, ये आपको मैंने बता दिया है। तो पूरा चैप्टर हो गया। अब उसके बाद ये मल्टी चॉइस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर करने हैं। तो न्यूमेरिकल्स तो आपको बीच बीच में करा दिए, जहां पर जैसे हैं स्कूल एग्जाम के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से नहीं हुआ। कंपटीशन के हिसाब से तो बहुत सारा पढ़ना है, और प्रैक्टिस के लिए सवालों को। लेकिन स्कूल एग्जाम के लिए थ्योरी क्या हो गई है, क्लियर है जितना आना है। और स्कूल एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इस लेवल के रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस लेवल के रहेंगे। तो आप लोगों को ये देखना है, और मैं ग्रुप में आपको फोटो खींच करके कुछ क्वेश्चन ब्लैंक्स वाले और ट्रू फॉल्स वाले और कुछ मल्टी चॉइस वाले भेजेंगे। तो आपको वो पढ़ जरूर लेना है, और आप लिख सको तो आपके ऊपर है। जितनी मेहनत करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, उतनी अच्छी फिजिक्स सीख जाओगे। तो अगर आप लिख पाओ तो लिख लेना, और नहीं लिख पाते हो तो फिर क्या करना, उनको रीड कर लेना और अपना पीडीएफ बनाकर रखना, उनको इकट्ठा करके कि भाई एग्जाम टाइम पे भी तो चाहिए है, कौन से एक बार में सारा कुछ याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये मात्र एक ट्रेलर था आपको कुछ क्वेश्चंस का, कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको चाहिए है। तो हम अगले वाले, अब हम जो अगला स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर होगा हमारा। अब इस चैप्टर में बहुत कुछ नहीं पढ़ेंगे, ये हमारा स्कूल एग्जाम के हिसाब से क्लियर हो गया, ठीक है ना। और कोई आपको क्वेश्चन उसमें मिलता है नया तो आप पूछ लेना, ठीक है ना। ठीक।